लोकसभा में चुनाव सुधारों और एसआईआर पर हंगामेदार चर्चा चल रही है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी तक सरकार से चुनाव सुधार पर सवाल पूछ रहे हैं। सपा और कांग्रेस दोनों ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव पर हामी भर रहे हैं। लेकिन लोकसभा में सबसे ज्यादा हंगामा तब हुआ जब राहुल गांधी एसआईआर की जगह आरएसएस पर बोलने लगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है, चुनाव आयोग का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर कब्जा किया जा रहा है और ये सब आरएसएस कर रहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। The project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. Capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. लोकसभा में मुद्दा तो चुनाव सुधार का है, लेकिन विपक्ष चुनाव सुधार से ज्यादा दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। सदन में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने 3 सवाल भी पूछे। पहला सवाल, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजेआई को हटाया गया। दूसरा सवाल, 2023 दिसंबर में मौजूदा सरकार ने कानून क्यों बदला जिससे सीईसी को कंट्रोल किया जा रहा है। तीसरा सवाल, चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए जाएंगे। लोकसभा में चुनाव सुधार पर जहां राहुल गांधी का तेवर काफी अलग दिखा, वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी पर काफी भड़के दिखे और दावा किया कि सबसे बड़ा चुनाव सुधार राजीव गांधी ने किया था। चुनाव आयोग पूरे बिहार, केरल, बंगाल का एसआईआर नहीं कर सकता। चुनाव ईवीएम से मैनिपुलेट हो जाते हैं, हमें बैलेट पेपर पर वापस लौटना चाहिए। इस पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि बैलेट पेपर के समय बूथ लूटा जाता था। 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, और या जो से बढ़िया सोल्यूशन है कि हमको पेपर बैलेट पे वापस चला जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिन्होंने ईवीएम का प्रयोग किया था। जापान, जर्मनी, अमेरिका, जहां पे ये आजाद हुए थे, वो सारे पेपर बैलेट पे वापस क्यों चले गए? क्या कारण था कि वो पेपर बैलेट पे चले गए? वो कारण ये था that after all the EVM is a machine and any machine can be manipulated. आपको अगर सत्ता में बैठा दिया तो ईवीएम ठीक है, और लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको जनता स्वीकार नहीं कर रही है तो ईवीएम गलत है। अरे आप ईवीएम के बजाय आप बूथ लूटने का उपाय चाहते हैं। बैलेट जो था वो बूथ लूटने का हथकंडा था, जिसको चुनाव आयोग ने और इस देश की चुनाव प्रणाली से हटा दिया गया। लोकसभा में अखिलेश यादव के तंज भी लगातार चलते रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। अयोध्या को मुद्दा बनाया, लेकिन वहां से अवधेश प्रसाद जीतकर आ गए। साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सुझाव से वो सहमत हैं और बैलेट पेपर से चुनाव भी चाहते हैं। अभी तक तो हम आधार कार्ड के लिए मांग करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं। सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेड अगर आप दे देंगे डेट ऑफ बर्थ तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी के भाषण से कांग्रेस लड़खड़ाती नजर आ रही है। 1976 में स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी थी। संविधान में 121 बार राष्ट्रपति का जिक्र है। एक संशोधन के माध्यम से कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अधिकार को खत्म कर दिया। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता खत्म हुई। कांग्रेस आज किस ईमानदारी और चुनाव आयोग की बात कर रही है? निशिकांत दुबे ने कहा कि 1980 में कांग्रेस ने ही देश में ईवीएम लाई थी। 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राहुल गांधी इसे लेकर आए थे। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में तय हुआ कि ईवीएम आएगा। 1961 और 1970 की सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस के ही थे। इन दोनों रिपोर्ट में कहा गया कि एसआईआर की जरूरत है। 1961 में कहा गया कि ईवीएम से चुनाव होने चाहिए। फिर ऐसे में कांग्रेस किस तरह से ईवीएम पर सवाल उठा सकती है? निशिकांत दुबे ने कहा कि देश भर में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है। 15% मुस्लिम बांग्लादेशी हैं। इनके वोट से कांग्रेस टीएमसी चुनाव जीतना चाहती है। 1961 के सेलेक्ट कमेटी की और यह रिपोर्ट है 1971 की सेलेक्ट कमेटी की। ये पूरे पार्लियामेंट को जानने वाली बात है। दोनों रिपोर्ट के अध्यक्ष जगन्नाथ राव कांग्रेसी थे और जो 1971 की रिपोर्ट बनी उसमें एचआर गोखले जो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर थे। और दोनों रिपोर्ट में क्या कहा? दोनों रिपोर्ट में यह कहा कि एसआईआर की आवश्यकता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना इलेक्टोरल फॉर्म्स का सबसे बड़ा विषय है। चुनाव सुधार पर चर्चा के बीच एसआईआर को लेकर खूब सवाल उठाए जा रहे हैं। देखते हैं एसआईआर वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव कब कब होने हैं। साल 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हैं। साल 2027 में गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन है। वहीं साल 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होना है। और यही वजह है कि एसआईआर को लेकर विपक्ष सरकार के साथ चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहा है। सीधे सीधे चुनाव आयोग की भूमिका पर ही प्रश्न उठाया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ शिवम त्यागी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ यश श्रीवास्तव हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। यश जी, आपको टाइम लिमिट पता है, 60 सेकंड का वक्त मैं दोनों को देता हूं। 60 सेकंड के अंदर अपनी बात पूरी करने की कोशिश कीजिएगा। यश जी, आर यू श्योर राहुल गांधी साहब आज आरएसएस पे नहीं एसआईआर पर बोलने वाले थे? उन्होंने भाषण तो पूरा आरएसएस पर दे दिया। महोदय, आरएसएस पर हम क्यों नहीं बोल सकते? ये सरकार जो देश के हर नागरिक के मोबाइल में घुसना चाहती है, आधार, पैन, ये वो सब लिंक करके आदमी का पूरा दुनिया का जेब खर्च, उसका जीवन, सब कुछ देख लेना चाहती है, वो एक बेनामी संस्था जिसका ना ऑडिट है ना पंजीकरण है, उसके बारे में रोती रहती है चाहे जब। और मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं और हम सब इस देश के नागरिक हैं, इस संसद में कब तक नेहरू के नाम पे ये सरकार रोती रहेगी? कोई भी आप सवाल उठा लीजिए, ये नेहरू पे पहुंचा देंगे। अभी तो इन्होंने वंदे मातरम की बात की है, आप लिख के रख लीजिए, थोड़े दिनों बाद ये फिल्म में जो इनके गाने कटे कभी, या इनके कोई सीन कट गए, या कभी किसी ने इनको कुछ सिखा दिया, या इनके नाम की स्पेलिंग कुछ गानों से तो मत करिए आप प्लीज। वंदे मातरम राष्ट्रगीत क्यों ना जाएं? वंदे मातरम के बारे में यदि कोई विसंगति है तो ये अभी तक क्या कर रहे थे? 11 साल से सत्ता में है, इनको अब याद आया है? आपको मालूम होगा दीपक जी, वाराणसी में एक थाने के बाहर एक व्यक्ति अपने गले में तख्ती टांग के घूम रहा है। उस पे तख्ती पे उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी की तस्वीरें हैं। दोनों के साथ एक ही अपराध हुआ है, वो सिर पीट पीट के रो रहा है। उसके बारे में कौन बात करेगा बताइए? एक स्वयंभू संत जो वहां के सीएम बने हुए हैं, वो तो रोज कहते हैं कि भैया आप तो बस किसी ने अपराध किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। मणिपुर जल रहा है, 3 साल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। एयरपोर्ट पे एक बाप अपनी बेटी के लिए जो बात कर रहा है, वो हमें बात करना भी उचित नहीं लगता है, लेकिन वो बेचारा चिल्ला रहा है। और हमारा एविएशन मिनिस्टर नाच रहा है एक शादी में। इन सबको छोड़ के हम नेहरू के पीछे लग जाएं, ये चाहती है सरकार। तो ऐसे निकम्मेपन से अच्छा है कि इनको एक पार्टी करने को दे दिया जाए, और इनका एक वो जो लालची दोस्त है उसको पैर से लेकर सिर तक जितना चाहिए उतना धन और सोना जवाहरात पहना दीजिए, खत्म कर दीजिए इनकी लालसा। ठीक है, और उसके बाद इनसे पूछिए कि अब काम की बात कर लें क्या भैया? ठीक है,
आप ही के सवाल का जवाब ले लेता हूं। भाई आप तो नेहरू के पीछे छिप जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री के पीछे शिवम त्यागी जी आप छुप जाते हैं, और छुपते इसलिए ताकि अपनी असफलताओं को पर पर्दा डाल सके। मैं सबसे पहले तो दीपक जी एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे तो इतना नाराज मत होइए भाई। आप ही के खानदान से हैं। जब इस देश की बात होगी, देश के बनने की बात होगी, देश की चीजों की बात होगी, रिफॉर्म्स की बात होगी, तो पंडित नेहरू का नाम आएगा। अरे एम्स से लेकर, इसरो से लेकर तमाम जगहों पर जब पंडित जी के नाम को बांटते हो सुबह से लेकर शाम तक और अपनी कहानियां बताते हो, तब समझ में नहीं आता कि उनका नाम ले रहे हो। अरे नवासा भी अपने उसके नाती के गुस्से में अपने लगातार वो उनका नाम लेते रहते हैं, उनके नाम पे आज भी वोट मांग रहे हो, तो वो तब लेते हुए समझ में नहीं आता। जब काटछाट की बात आएगी, वंदे मातरम की बात आएगी, तो बिल्कुल ठीक बात है भैया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1877 में लिखा, उसके बाद 82 में उसको उपन्यास में लाए, 96 में उसको पहली बार आपके यहाँ गाया गया और 1937 में काट दिया गया। तो क्यों सवाल ना पूछे भैया? आप ना होते, चीजें ना होती, सरकार ना होती। प्लीज बीच में नहीं बोली। मैं आपके बीच में कोई बोला था क्या? नहीं बोला आपके बीच में। थैंक यू। मैं एक और चीज पर कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा 11 साल से क्या कर रहे थे। हमने 370 जो है 2019 में हटाया। अब कह दो हमें कि 6 साल से क्या कर रहे थे आप। हमने 3 तलाक उसके बाद हटाया, तो कह दो 6 साल से हम क्या कर रहे थे। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर जो शायद आजादी के बाद अगले दिन बनना चाहिए था, वो 500 साल में बना और आजादी के 75 साल बाद बना। तो क्या मतलब हो गया कि नहीं बनना चाहिए? अरे गजब बात हो गई। 11 साल हो गए। होता है भाई, कुछ देश में राम विरोधी होते हैं इस वजह से, और रावण के प्रिय होते हैं इस वजह से राम मंदिर में रोड़ा डालते हैं। 370 के विरोध में होते हैं इसलिए उसमें रोड़ा डालते हैं। कुछ लोगों का काम ही जीवन भर रोड़ा डालना रहा, इस वजह से थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन वो अपने विस्तृत रूप में, सही रूप में सारी चीजें आई और अब आगे आते हैं। अच्छा, जहां तक वंदे मातरम का विषय, मैं मानता हूं कि पूर्ण रूप से उस पर चर्चा हुई, अच्छी बात है। पता चलना चाहिए देश को भाई, क्यों काटा, काट छाट क्यों हुआ, कटनी छटनी क्यों हुई, इसको आपको क्यों नाराजगी है? अगर आप बिल्कुल कल्प्रिट नहीं है, अगर आप गिल्टी नहीं है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर छोड़ दीजिए, इस बात को कोई विषय ही नहीं है। और एक और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं। कह रहे हैं जी एसआईआर पे हम अब संघ पर चर्चा क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो भाई। आपकी 4 जनरेशन पिछले उससे करी क्या रही है, अलावा संघ की डिस्कशन करने को लेकर खूब करिए, लेकिन चरवेती संघ ना आज रुका है, ना कल रुका था, ना आगे रुकेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और ये गौरव की बात है हमारे लिए। रही बात विषय की बात करने की, बेहतर होता है एसआईआर को लेकर इतना हंगामा कर रहे हैं, 4 कुछ रेलेवेंट पॉइंट रख देते तो देश भी सुन लेता। लेकिन देश को भी आदत हो गई है, आपको बताना कुछ है, कहना कुछ है, और कभी संसद से भाग जाना है, और अगर बोलना है तो भी इधर उधर के विषयों पर। मेरी शुभकामनाएं, जैसे अभी रेलेवेंट हो आगे भी रेलेवेंट ही रहोगे। ये श्रीवास्तव जी, आपको लगा कि आज एसआईआर पर भी डिस्कशन हुआ, वंदे मातरम पर भी डिस्कशन हुआ। वंदे मातरम पर डिस्कशन हालांकि लोकसभा में कल हो चुका है, आज ये डिस्कशन राज्यसभा के अंदर चल रहा है, लेकिन जहां तक एसआईआर की बात है, एक बहुत तकनीकी विषय है। और क्या उस तकनीकी विषय को आपके नेताओं ने मुखरता से उठा भी पाए? आपके नेता आप लोग इसी पर अटक गए कि नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, यही मांग आपने कर दी। क्या आप देश को पीछे खींच के ले जाना चाहते हैं? महोदय, हम लोग देश को सर्कुलर आर्गुमेंट से बाहर निकालना चाहते हैं। अभी आपने जो सुना उसमें कुछ भी नया नहीं है। मैंने आपसे सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी में उस गरीब आदमी के साथ न्याय कब होगा। एयरपोर्ट पे जिन लोगों ने जो भुगता है, उनने किस गलती का भुगता है? उनने इस गलती का भुगता है कि इन्होंने पूरी संपत्ति बेच दी है और इनसे खरीदने वालों ने अब हाथ रखना चालू किया है, या फिर इनके दोस्त ने वो एयरलाइंस की वो पायलट ट्रेन और उसको इनको एंटरटेन करना है। किसी भी हालत में इनके पास कोई बार्गेन है नहीं। तो जवाब में सुनने को क्या मिला? वही रोना कांग्रेस के नाम का। और ये आरएसएस करते रहते हैं। एक पंजीकरण क्यों नहीं करा लेते? बताइए ना कहां से आ रहा है पैसा आपके पास। देश से तो खूब पूछते हैं आप। ये रोना बंद कीजिए, आपकी बहानेबाजी। आप एसआईआर के नाम पे वोट चोरी कर रहे हैं, उसके सबूत जनता के सामने आ चुके हैं। आपके खुद के चुनाव आयोग के डेटा से आए। और हमें जो सवाल राहुल जी ने संसद में उठाया, वो मैं आपसे पूछता हूं दीपक जी। देश के किसी भी एक व्यक्ति को, सिर्फ एक व्यक्ति को, चाहे पद के माध्यम से हो या उसके नाम के माध्यम से हो, उसको हर तरह के क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, सिविल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी देना कि उस पर कोई केस बनेगा ही नहीं, ये कौन सी संवैधानिक बात है जो संविधान बदल के की गई है? बताइए। कैसे मान लें हम कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा? और हो रहा है। चुनाव आयुक्त ने खुद साबित किया कि वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, बीजेपी इसका दुरुपयोग कर रही है। और इसीलिए हर सवाल के जवाब में इनके पास ये गांधी का रोना है। ठीक है। इनको अगर इतनी पड़ी होती राम मंदिर तो ये अपने खर्चे से बनाते और वहीं बनाते। इनने 3 किलोमीटर दूर बनाया है और पता नहीं कितनी बार चंदा खा चुके हैं। तो ये नियत जो है ना, सब साफ दिखती है। ये चिल्लाएं
चाहे आरएसएस के नाम का रोएं, चाहे ये कुछ भी करें, लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश में अपराध का कोई जवाब नहीं है। 3 साल से जलते मणिपुर का जवाब नहीं है। ठीक है। इतनी बार इनकी वोट चोरी पकड़ी गई है, उसकी कोई जवाबदारी नहीं है, कुछ नहीं है। मुख्य देश की चुनाव अर्थव्यवस्था आयोग को बिगड़ रही और है चुनाव और गोवा आयुक्तों में को तो क्रिमिनल और नहीं सिविल पूरा करने प्रोसीडिंग से दी। अलग करना, शिवम, ये क्या दिखाता है? ऐसा क्यों किया गया? इसका कारण क्या है? देखिए दीपक जी, आज कमाल बात हो गई। एक नई बात सुनने को मिली कि जहां ओरिजिनल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर था, वहां पर ना बना के उसको 3 किलोमीटर। प्लीज, अरे ये प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? ये अपने समय यस जी, बीच में नहीं प्लीज, अपने टाइम पर। यस जी, अपने टाइम पर। नहीं, इनके बस की जवाब, इनके बस के ये क्या बदतमीजी से बोल रहे हैं आदमी? अरे भाई, भाषा नहीं समझ में, प्लीज आप इनको रोकिएगा। क्यों? यस जी, रुक जाइए प्लीज। दीपक जी, मैं इस बारे में बात करना, मैं इस तरीके से बात करना ही नहीं चाहता। बेचारों के पास जवाब नहीं। आप दीपक जी, आप जवाब देंगे, लेने देंगे कि नहीं लेने देंगे? बिल्कुल लेने दूंगा, बिल्कुल लेने दूंगा। यस जी, रुक जाइए आप। यस जी, रुक जाइए। यस जी, बीच में नहीं। यस जी, बीच में नहीं प्लीज। क्या क्या बातें? नहीं, सुनाओ। अरे आप हट जाइए ना, आप हट जाइए। दीपक जी, मेरा निवेदन है, इन बेशर्मियों को एक ही चीज कर दो कि अपने समय पे वो बोलिए। को देखिए, आपकी पार्टी के आधे से ज्यादा अपराधी हैं। Thank you. तो आप फूफा जैसे नाराज हो जाओ, आपकी मर्जी, लेकिन चुनाव आयोग का सवाल है, यस चुनाव जी, आयोग का यस जवाब जी, दो। क्यों डिबेट आप खराब तूफानी कर रहे लग हैं? रहे मत किसी के करिए यहाँ पे। ऐसा। यस जी, प्लीज। नहीं दीपक जी, ये क्या है? मैं सीईसी पे बात कर रहा हूँ, ये चले गए भगवान पे। भगवान की कौन सी मर्यादा रखी इनने? सीईसी पे सवाल किया, सीईसी पे जवाब चाहिए। अरे भाई, आपने ही तो उदाहरण दिया राम मंदिर का। यस जी, आपने उदाहरण दिया राम मंदिर का। राम मंदिर पे उदाहरण दिया तो राम मंदिर खराब हो रही है, वो भी घोटाला इनका दिख रहा है। और अरे हमने भाई, CEC आपने पे ही सवाल जवाब किया दिया, है, वो चुनाव पलट आयोग के को। जवाब दे रहे हैं, तो मैं उनको कैसे रोक सकता हूँ? अब रुक जाइए आप। शिवम, दीपक अपनी जी, बात कहिए। नहीं, CEC पे जवाब ले लीजिए, मैं रुक जाता हूँ। आप उस पर भी CEC पे जवाब दे लूंगा मैं। थैंक यू। एक तो पहले सबसे मैं कहना चाहता हूं कि मुझे किसी का फूफा बनने का कोई शौक नहीं है। अपने परिवार में इस तरह की गाली लोगों को, चुप रहिए आप, बीच में नहीं। दीपक जी, प्लीज आप यस जी, प्लीज बीच में नहीं। यस जी, एक मिनट। पार्टी में उंगली अपने दिखाना समय में शिवम बोलिए, इस त्यागी। आदमी को बोलना नहीं आता, अनपढ़ों की तरह बात कर रहा है। अपने अनपढ़ों की तरह तुम बात कर रहे हो, शिवम त्यागी। दीपक जी, आपको बोलना नहीं आता। चुप रहिए आप। Nonsense। यस जी, प्लीज रुक जाइए। यस श्रीवास्तव जी, रुक जाइए, ऐसा मत करिए। यस जी, लाभ नहीं है। ये बेचारे इन्हीं प्रवक्ताओं की वजह से 0 पे आ गए। ये हाल है इनके 15 साल से। पढ़े विपक्ष में, पार्टी की वजह से तुमने देश बर्बाद कर दिया, समझे? बर्बाद कर दिया होता तो जीतते ना। बेवकूफ आदमी, प्लीज आप रोकिए। तुम दीपक जी, क्या बेवकूफ आदमी, तू है बेवकूफ आदमी, शिवम अच्छा, त्यागी। झगड़े नहीं प्लीज, झगड़े नहीं। चुप रहो। इस पागल को पता कुछ है नहीं, जानता कुछ ये है नहीं। आपको पता है? चाहे तो कितना आपको बात पता है? करके दीपक आपको जी, क्या पता है मजा आ कि रहा तक घोड़े की माँ गुजराती थी, प्रधानमंत्री ने बताया, पता है आपको? दीपक जी, आप इनको रोकेंगे कि नहीं? मैं आई एम सॉरी, आई एम क्विटिंग। ये क्या है ये भाई? हाँ, कर लो ना, क्विट करो, अरे इनके बस की, इनके समय में कोई बोला नहीं, आप इनको बोल नहीं रहे। दीपक जी, गो बैक। यस जी, प्लीज। यस quit श्रीवास्तव नहीं जी, करना, रुक तुम्हें भागना, जाइए। मुझे नहीं भागना। नहीं, आप दोनों गाड़ी में बैठे हुए और दोनों की गाड़ी नहीं रुक रही है। मुल्ला अल्लाह बहुत करता, चाहे डिबेट। अरे भूल जा भाई, जीत रहे हैं हम। तुम जीत जा भाई, तू भूल जा, तू भूल जा। ये क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं करना है ये सब। अरे प्लीज यश, आनंद उठा रहे हैं इस चीज का। कानून के समय में बोला, मैं बोला क्या उनके समय में? यश आपके वक्त पर कोई नहीं बोला। यश आपके वक्त पर कोई नहीं बोला। यश आपके वक्त पर कोई नहीं बोला। प्लीज इंश्योर कर सकते, बता दीजिए मुझे। मर्यादा में। ये क्या बदतमीजी कर रहा है? ये क्या बदतमीजी कर रहा है? दीपक जी, आप रोकेंगे कि नहीं? मैं अपने अरे मैं रोक तो रहा हूँ शिवम, अब उनके नहीं सर, सॉरी, मैं उनके बीच में नहीं बोला। मैं उनको कह रहा हूँ कि उनके बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोले। यश, देखिए बदतमीज आदमी है ये। क्यों ड्रामा करा रहे हैं? मैं अपने समय में बोल रहा था, बेवकूफ को पता ही नहीं है कि इसके समय में कोई